Hello everyone. So now I'm going to discuss the questions from our PDF worksheet about the topic comparative and absolute advantage. इसके ऑलरेडी दो लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले दो क्लासेस में क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ. ये क्वेश्चन जो वर्कशीट में हमारे, अब मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. चलिए देखते हैं. इसके पहले के क्वेश्चन डिस्कस हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ. फोर्थ में कह रहे, देखिए, देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी प्रोड्यूसिंग ओनली टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई using labor as the only factor of production. The following table gives the maximum production of either of good if labor is devoted to production of only one good. ठीक है, यानी अगर लेबर यूज़ करते हैं तो अगर कंट्री ए सिर्फ गुड एक्स बनाती है तो वो 300 यूनिट बना सकती है, और अगर सिर्फ गुड वाई बनाती है तो वो 800 बना सकती है. कंट्री बी अगर सिर्फ एक्स बनाती है तो 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, और सिर्फ गुड वाई बनाती है तो 800 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकती है. Which country has absolute advantage and which country has comparative advantage in production of x? देखिए, पहले मैं टेबल यहाँ पे अपने पास कॉपी करना चाहूँगा. ए बी एक्स वाई. अच्छा, 300 800 600 800 नंबर ऐसे याद करता हूँ मैं जल्दी जल्दी में. यहाँ पे x है, यहाँ पे y है. ए बी 300 800 600 800. एब्सोल्यूट मतलब ये होता है कि अगर मैं सारे रिसोर्सेज गुड बनाने में लगा दूं तो कितना बना सकता हूं. अगर गुड एक्स की बात करते हैं तो गुड एक्स कंट्री बी ज़्यादा बना सकती है, ठीक है. लेकिन जब गुड वाई की बात करते हैं तो किसी को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, दोनों बराबर बना सकते हैं. तो इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स कंट्री बी हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज, whereas in the production of good y no one has absolute advantage. both produce same quantity, दोनों सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसी का एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है. ठीक है जी, ये बात तो हो गई. फिर पूछा था उसने कंपैरेटिव एडवांटेज. देखिए, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि हमको बनानी पड़ती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल. आपको सिखा रखा है, फिर दोबारा बताता हूँ कैसे निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कंट्री ए के लिए 300 यूनिट्स ऑफ एक्स आर इक्वलेंट टू 800 यूनिट्स ऑफ वाई. इसका मतलब 1 unit of x is equivalent to 8 by 3 units of y, and 1 unit of y is equivalent to 3 by 8 units of x for country A. And for country B, (600) units of x are equivalent to 800 units of y, which means 1 unit of x is equivalent to 8 by 6 units of y, and 1 unit of y is equal to 6 by 8 units of x. तो अब मैं इसको टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ. इसको लिखते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल. गुड एक्स, गुड वाई, कंट्री ए, कंट्री बी. कंट्री ए के लिए एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई थी? 1 यूनिट एक्स की कॉस्ट थी 8 by 3 यूनिट्स ऑफ वाई. 8 by 3 यूनिट्स ऑफ वाई. और y की थी 3 by 8 यूनिट्स ऑफ x. कंट्री y के लिए गुड x की कॉस्ट है 8 by 6 यूनिट्स ऑफ y. मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के. 8 by 6 ऑफ y, और यहाँ पे 6 by 8 ऑफ x. 8 by 6 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4 by 3 ऑफ y. उसको नहीं करते, तो उसको मैं 4 by 3 कर लेता हूँ, कंपैरिजन आसान हो जाता है. तो किसके लिए क्या बनाना सस्ता है, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ कम है? गुड एक्स में देखें तो 8 by 3 छोटा है या 4 by 3 छोटा है? ऑब्वियसली 4 by 3 छोटा है. तो कंट्री बी को कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड एक्स प्रोड्यूस करने में, और गुड वाई में देखें तो 3 by 8 छोटा है 6 by 8 से, तो कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड वाई प्रोड्यूस करने में. ठीक है, तो लिख देंगे क्या? सिंस फॉर गुड एक्स कंट्री बी हैज़ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, and for good y country A has lower opportunity cost. This means country A has comparative advantage in the production of good y, and country B has comparative advantage in the production of good x. Clear? आसान सी बात है, कोई ऐसा अफलातूनी काम तो है नहीं भाई. चलिए आगे देखते हैं. इफ consumer preferences are such that both countries are currently devoting one half of their resources in production of X and other half in production of Y, what will be the consumption levels in both the countries and in the world? वो
दोनों ज़िद्दी हैं, आपस में किसी तरह से ट्रेड करने को तैयार नहीं है, वो एक दूसरे को कह रहे हैं तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। कंट्री ए क्या कर रही है, आधी रिसोर्सेज यूज़ करके एक्स बना रही है, आधा रिसोर्स यूज़ करके वाई बना रही है। ऐसी कंट्री बी भी कर रही है। तो हम लिखेंगे क्या बी पार्ट में, कंट्री ए कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स एज 300 यूनिट्स. So when it uses half of its resources, it can produce 150 units. And country A can produce 800 units of Y using full resources. So using half resources, it can produce 400 units of Y. लिख दिया आपने, ठीक है। अब इस कंट्री बी पे आ जाइए। सिमिलरली कंट्री बी कैन प्रोड्यूस 600 यूनिट्स ऑफ एक्स by using full resources या by employing full resources, language आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, and therefore by using half resources it can produce 300 units of X. Similarly, country B can produce 800 units of Y by using full resources. So when it is utilizing half of its resources, it can produce 400 units of Y. So the production levels in the two countries will be, second part में, गुड एक्स गुड वाई, कंट्री ए कंट्री बी, ये बनाएगा 150, ये बनाएगा 400, ये बनाएगा 300, ये बनाएगा 400। और वर्ल्ड लेवल क्या होगा, वर्ल्ड प्रोडक्शन होगा 450 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 800 यूनिट्स ऑफ वाई, ये वर्ल्ड है। सो वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्स इज 450 यूनिट्स एंड वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाई इज 800 यूनिट्स। ओके, इफ ट्रेड ओपन्स व्हाट विल बी द ट्रेडिंग पैटर्न, अगर ट्रेड खुलेगा तो क्या होगा, दोनों कंट्रीज अपने अपने स्पेशलाइजेशन पे काम करेंगी। कंट्री ए विल प्रोड्यूस गुड वाई एंड कंट्री बी विल प्रोड्यूस गुड एक्स. So when trade opens, both the countries will produce the commodity in which they specialize. This means country A will produce only good Y and country B will produce only good X. ठीक है, okay. फिर what will be the post trade consumption levels if the exchange ratio is 50-40. पहले हम आउटपुट की बात कर लेते हैं. तो प्रोडक्शन विद स्पेशलाइजेशन क्या होगा, प्रोडक्शन विद स्पेशलाइजेशन, ये गुड एक्स गुड वाई, कंट्री ए कंट्री बी, कंट्री ए प्रोड्यूस करेगा 800 ऑफ वाई, कंट्री बी प्रोड्यूस करेगा 600 ऑफ एक्स. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो रेशियो तय हुई उनके बीच में ये है 50 यूनिट्स ऑफ एक्स आर इक्वल टू 40 यूनिट्स ऑफ वाई. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको. टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, 50 units of x are equal to 40 units of y, यानी 1 unit of x is equal to 0.8 unit of y. अब देखिए क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि कितनी क्वांटिटी वो ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो बता दी, कितनी ट्रेड करना चाहते हैं बताया नहीं, वो आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है. तो मैं एक बेसिस पे चल देता हूं कि भाई इंडिविजुअली जो था x जो था इंडिविजुअली, वो जब आधा आधा कर रहा था तो 150 यूनिट्स वो एक्स कंट्री है 150 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर पा रहा था. जब आधे रिसोर्सेज वो लगा रहा था गुड एक्स के लिए, आधे गुड वाई के लिए, तो 150 गुड एक्स वो कंज्यूम कर पा रहा था. तो 150 ट्रेड कर लेते हैं. आप कोई भी, आप ये भी कह सकते हैं चलो पूरा 300 दे दो उसको, वो आपकी चॉइस है, कुछ ने बोला कुछ नहीं है. तो हम ये बोलते हैं क्या यहाँ पर, सिंस by using half resources country A was consuming 150 units of X, so now it can buy 150 units of X from country B. कैसे, 150 units, 150 units of X are equal to 150 into 0.8 units of Y, यानी 150 units of X are equal to 120 units of Y. यानी इसको 120 यूनिट्स वाई देने पड़ेंगे, बदले में इसको 150 यूनिट्स एक्स मिल जाएंगे. तो पोस्ट ट्रेड कंजम्पशंस वुड बी, ये कंज्यूम करेगा 150 यूनिट्स ऑफ एक्स, 600 में से 150 बी ने इसको दे दी, बी के पास रह जाएंगे 450 ऑफ एक्स. कंट्री ए ने कंट्री बी को 120 यूनिट्स वाई दिए हैं, ये एक्स है सॉरी, इसने 120 यूनिट्स वाई के दिए हैं, तो इसके पास 800 में से 120 देने के बाद कितने रह गए, 680, उसके पास हो गए 180. तो अब देखो वर्ल्ड लेवल क्या है, वर्ल्ड लेवल है 600
और ये है 920। वर्ल्ड लेवल पहले के मुकाबले देख लो, वो 450 800 था, अब 600 और 920 है, वो 600 और 800 है, सॉरी 600 और 800 है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल हाफ हाफ के मुकाबले बढ़ गया, दोनों का भी सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, अब दोनों ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, दोनों के दोनों ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं। आप कंट्री वाई के करस्पॉन्डिंग भी चल सकते हैं कि वो 400 यूनिट्स परचेज करना चाहता है, तो 400 परचेज करके कितना एक्स वो देगा, वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं था, इसलिए मैंने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी चॉइस रहेगी। मगर आपको एक ट्रेड करने के बाद आपको एक टेबल बना के दिखानी है, क्या बनेगी टेबल, जो मैंने यहाँ बना के दिखाई है, ठीक है। क्वेश्चन बोल दिया अगर कितना लेवल उसको ट्रेड करना है, वो तो बोल दिया, फिर तो करना ही पड़ेगा, नहीं बोला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर अपनी मर्जी है हमारी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। ब्रूक हैज़ निम्बल फिंगर्स एंड स्पेशली सूटेड फॉर पिकिंग कॉफी बीन्स। जैक इज शॉर्ट विथ कीन आई साइट एंड इज गुड एट गैदरिंग नट्स। ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर पे नहीं जाते, हम एक बात समझते हैं, जो ब्रूक है वो स्पेशलिस्ट है कॉफ़ी बीन्स में, और जो जैक है वो स्पेशलिस्ट है नट्स में, ठीक है जी। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ ब्रूक एंड जैक आर एज फॉलोज। इस टेबल में देखो कहीं लिखा नहीं कौन सा ब्रूक का कौन सा जैक है, खुद से पता लगाना है। उसने ऊपर बोल दिया था कि जो ब्रूक है वो कॉफ़ी बीन्स में स्पेशलिस्ट है, यानी जो ये वाली जो ज़्यादा स्टीपर पीपीएफ है, ये किसकी है, ये ब्रूक की है, क्योंकि ये कॉफ़ी बीन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहा है। और जैक स्पेशलिस्ट है नट्स में, तो जो फ्लैटर लाइन है वो है किसकी, जैक की। तो मतलब हमारे पास दो गुड्स हैं, कौन कौन से गुड्स हैं जी, एक है कॉफ़ी, एक है नट्स, और दो यहाँ पर एजेंट्स हैं, एक है ब्रूक और एक है जैक। पहले ब्रूक की बात करते हैं। ब्रूक कॉफ़ी 24 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, नट्स के 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। 24 यूनिट्स कॉफ़ी, 12 यूनिट्स नट्स, और जैक जो है 12 यूनिट्स कॉफ़ी प्रोड्यूस कर सकता है, 24 यूनिट्स नट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ओके, इतना हो गया जी, टेबल बन गई हमारी। फाइंड द कमोडिटी ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर ब्रूक एंड जैक। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर कॉफ़ी की बात करें तो ब्रूक ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, नट्स की बात करें तो जैक ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ब्रूक हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज, सॉरी अभी कंपैरेटिव की बात की नहीं मैंने। ब्रूक हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड जैक हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन नट्स प्रोडक्शन, ठीक है। अब कंपैरेटिवली बनानी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर ब्रूक देखते हैं पहले। फॉर ब्रूक 24 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी आर इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ नट्स, यानी 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी सॉरी इज इक्वल टू हाफ ऑफ नट्स एंड 1 unit of nut is equal to 2 of coffee. For Jack, 12 units of coffee are equivalent to 24 units of nuts. This means 1 coffee is equivalent to 2 units of nuts and half of coffee is equivalent to 1 unit of nuts. ठीक है, तो इससे हम बना सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। यहाँ भी ऊपर लिख देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। तो कॉफ़ी, नट्स, ब्रूक, जैक। ब्रूक को कॉफ़ी की कॉस्ट है हाफ नट्स, जैक को कॉफ़ी की कॉस्ट है 2 नट्स। ब्रूक को नट्स की कॉस्ट है 2 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी और जैक को है हाफ यूनिट ऑफ कॉफ़ी। तो क्लियरली ब्रूक हैज़ comparative advantage in coffee production, Jack has comparative advantage in nuts production. Since for Brook, लिखेंगे कैसे? Since for Brook the opportunity cost of coffee is smaller and for Jack the opportunity cost of nuts is smaller. This means Brook has comparative advantage in coffee production and Jack has comparative advantage in नट्स प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है सर। ओके, आगे देखिए।
सेकेंड पार्ट में कह रहा है सपोज ब्रूक एंड जैक वर्क फॉर 6 hours a day each. Suppose they had divided their time so that each person's output consisted of half nuts and half coffee. How much of each good would they be able to consume? वही पिछले क्वेश्चन में जो था वही है. अगर पूरा समय लगाते हैं तो वो ये प्रोडक्शन कर पाते हैं. ये टेबल फुल टाइम की है. अगर आधा समय लगाएंगे तो इसका आधा आधा कर पाएंगे. तो वही पहले लिखना पड़ेगा थ्योरी में, क्योंकि देखो पेपर थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा पहले आपको. तो क्या लिखेंगे? सिंस बाय डिवोटिंग फुल टाइम ब्रूक कैन प्रोड्यूस 24 यूनिट्स ऑफ कॉफी और 12 यूनिट्स ऑफ नट्स. सो बाय डिवोटिंग हाफ टाइम ब्रूक विल बी एबल टू प्रोड्यूस, ये थोड़ा लाइट कलर हो गया, विल बी एबल टू प्रोड्यूस 12 यूनिट्स ऑफ कॉफी एंड 6, वहां और था या एंड इसलिए क्योंकि आधा समय कॉफी पे लगा रहा है, आधा नट्स पे लगा रहा है. 12 यूनिट्स ऑफ कॉफी एंड 6 यूनिट्स ऑफ नट. वहां पे क्या कर रहा था? या तो कॉफी प्रोड्यूस कर रहा था या सिर्फ नट्स प्रोड्यूस कर रहा था. तब आधा आधा समय दोनों में दे रहा है. फुल टाइम पे जब 24 यूनिट्स कॉफी बना रहा था तो हाफ टाइम में 12 यूनिट्स कॉफी बनाएगा. फुल टाइम में जब वो 12 यूनिट्स नट्स बना रहा था हाफ टाइम में 6 बनाएगा, क्योंकि उसने आधा समय दे दिया कॉफी को, आधा दे दिया नट्स को, टाइम को इक्वली डिवाइड कर दिया. सेम फॉर जैक. बाय डिवोटिंग हाफ टाइम जैक कैन प्रोड्यूस 6 यूनिट्स ऑफ कॉफी एंड 12 यूनिट्स ऑफ नट्स. ये उनका इंडिविजुअल कंजम्पशन है. ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली करते हैं आधा आधा टाइम तो. इफ ब्रूक एंड जैक डिसाइडेड टू ट्रेड व्हाट विल द म्यूचुअल एडवांटेजेस रेंज ऑफ ट्रेड. देखिए, अगर ट्रेड डिसाइड करते हैं ना वो, तो इस केस में क्या होगा? ब्रूक कॉफी प्रोड्यूस करेगा और जैक नट्स प्रोड्यूस करेगा. इफ दे डिसाइड टू ट्रेड देन ब्रूक विल प्रोड्यूस कॉफी एंड जैक विल प्रोड्यूस नट्स, बिकॉज ब्रूक हैज comparative advantage in coffee production and Jack has comparative advantage in nuts production, and the mutually advantageous terms of trade will lie 1 unit of coffee will lie between half nuts and 2 nuts. 1 unit of coffee should be greater than half of nuts and should be smaller than 2 nuts. ठीक है भाई, देखो ब्रूक खुद से अगर प्रोड्यूस करे तो हाफ नट्स सेक्रीफाइस करके प्रोड्यूस कर सकता है. जैक खुद से प्रोड्यूस करे तो 2 नट्स प्रोड्यूस सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. तो अगर प्राइस 2 नट्स से ज़्यादा होगा तो जैक खरीदेगा नहीं. ब्रूक कॉफ़ी बना रहे हैं ना, अगर 2 नट्स से ज़्यादा का प्राइस आप उससे मांगोगे तो वो खरीदेगा नहीं, कहेगा इससे सस्ता मैं खुद ही बना लेता हूँ. तो उसको प्राइस क्या चाहिए? 2 नट्स से कम. और जब ब्रूक है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हाफ यूनिट्स ऑफ नट्स है, इससे कम पे बेचना नहीं चाहेगा. तो जो प्राइस होगा वो हाफ नट्स से ज़्यादा होगा और 2 नट्स से कम होगा. उनके इक्वल इसलिए हम बोल रहे हैं, हो सकता है किसी को कुछ एडवांटेज ही ना हो, वो इंडिफरेंस पे आप उससे ट्रेड करवा सकते हैं, वो लेवल ऑफ इंडिफरेंस होगा उसके लिए, सारा गेन दूसरे को मिल जाएगा. लेकिन हाफ नट से कम पे ब्रूक नहीं बेचेगा और 2 नट से ज़्यादा पे जैक नहीं खरीदेगा. तो एडवांटेज, म्यूचुअली एडवांटेजियस टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर 1 यूनिट ऑफ कॉफी वुड लाई बिटवीन हाफ नट्स एंड 2 नट्स. या आप नट्स के लिए भी कह सकते हैं, वो हाफ कॉफ़ी से 2 कॉफ़ी के बीच में लाई करेगा. वो आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी फॉर्म में आंसर लिख दीजिए. सपोज 8 pounds of coffee are traded for 8 pounds of nuts, यानी 1:1 हो गया. 1 coffee is for 1 nuts. What will be their post trade consumption points? बता देते हैं सर. देखिए, प्रोडक्शन विद स्पेशलाइजेशन क्या है? कॉफी, नट्स, ब्रूक, जैक. ब्रूक ने 24 कॉफी बनाया है, 0 नट्स. जैक ने 0 कॉफी बनाया, 24 नट्स. When 8 coffee is traded for 8 nuts, तो क्या होगा? ब्रूक, जैक. Brook will give 8 units of coffee to Jack. So Brook will have 16 units of coffee. Jack will have 8 units of coffee. In return, Jack will give 8 units of nuts to Brook. So Jack will have 16 of nuts and Brook will have 8 of nuts. तो देख लीजिए वर्ल्ड लेवल पे दोनों यूनिट्स का अब जो कंजम्पशन है 24 है. जब वो खुद से कर रहे थे आधा आधा तो कितना था? 18 था सिर्फ. अभी कितना है? 24. अभी कितना है? 24. देख लीजिए उसको. अगर मैं वो टेबल यहाँ बना दूँ आपको, कई बार पूछ सकता कंपेयर करने को आपको. ये था 12 और ये था 6, ये था 6, ये था 12. तो जैक को देखो, इस ट्रेड के बाद वो कॉफ़ी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है नट्स के पहले के मुकाबले, और नट्स भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है पहले के मुकाबले. और अगर जैक को देखें तो जैक भी कॉफ़ी भी पहले के मुकाबले ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, नट्स भी पहले के मुकाबले ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है. इसका मतलब यह है कि दोनों की जो पीपीएफ है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर गई है ट्रेड के साथ.
पीपीएफ में क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट आ गया विद ट्रेड, दोनों का एडवांटेज हो गया, ठीक है। ओके चलिए जी, 6 क्वेश्चन। Correct. Consider the international trade model with two countries A and B and two goods 1 and 2. Country A has comparative advantage in production of good 2. Okay. If both countries produce only the goods in which they have comparative advantage, the total world production is 10. कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड 2 में, यानी कंट्री बी को कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड 1 में। देख लीजिए, तो टेबल बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाने को बोल रहे हैं। गुड 1 गुड 2 कंट्री ए कंट्री बी। ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड 2 के प्रोडक्शन में, यानी बी का एडवांटेज है गुड 1 के प्रोडक्शन में। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेगा, ये लाइन ध्यान से समझते हैं। इफ बोथ countries produce only the good in which they have comparative advantage, the total world production is 10 units each of both the goods. अगर दोनों अपना comparative advantage प्रोड्यूस करते हैं तो वर्ल्ड प्रोडक्शन होगा 10 यूनिट्स ईच, यानी ए बना पाएगा, अगर सारे रिसोर्सेज गुड 2 में लगा दे तो ए बना पाएगा 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2 और बी बना पाएगा 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, स्मार्ट क्वेश्चन थोड़ा सा। आगे क्या कह रहा है, इफ बोथ कंट्रीज यूज ऑल देयर रिस्पेक्टिव इनपुट्स एंड प्रोड्यूस द सेम गुड देन टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन इज 15 यूनिट्स ऑफ ईदर ऑफ द टू गुड्स। इसका मतलब क्या है, यानी अगर दोनों ये तय कर लें ए और बी के नहीं हम गुड 1 ही बनाएंगे, ए भी कहते मैं भी गुड 1 बनाऊंगा, बी भी कहते मैं भी गुड 1 बनाऊंगा, तो बी तो स्पेशलिस्ट है, बी 10 यूनिट्स बनाएगा और कह रहे हैं वर्ल्ड प्रोडक्शन होगा इस गुड का कितना, 15 यूनिट का, तो यानी ए कितना बना पाएगा, 5 यूनिट। फिर इसी तरह से अगर दोनों ये डिसाइड कर लें कि हम गुड 2 बनाएंगे, इसमें ए तो स्पेशलिस्ट है, ए 10 बना पाएगा, टोटल प्रोडक्शन कह रहा है कितना होगा 15 यूनिट्स का, तो बी कितना बना पाएगा 5। उसने बोल दिया अगर दोनों कोई एक गुड बनाना तय कर लें तो वर्ल्ड प्रोडक्शन 15 होगा। ये मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन हो गया, पहले तो 15-15 पता है, 10-10 पता है, 5-5 निकालना था। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। ड्रॉ द पीपीएफ। अब इसका पीपीएफ आप बना सकते हैं। देखिए पीपीएफ कंट्री ए की क्या बनेगी, कंट्री ए गुड 1 की 5 बना सकता है, 5 10 5 10, गुड 2 की 10 बना सकता है। ठीक है जी, ये पीपीएफ होगी कंट्री ए की। कंट्री बी 5 10 5 10, ये गुड बी कंट्री बी की होगी, 5 10 5 10 5 10 5 10। ठीक है जी, कंट्री ए कंट्री बी, पीपीएफ बन गया दोनों का। ओके, डू दीज कंट्रीज हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। किसी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। कंट्री बी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है गुड 1 में, कंट्री ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है गुड 2 में। क्लियरली वी कैन सी दैट कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 1 while country A has absolute advantage in production of good 2. Okay. Discuss the pattern of trade using their respective opportunity costs. अच्छा, opportunity cost से pattern of trade बताना है, terms of trade बताना है मतलब आपको। तो देखिए कंट्री ए के लिए, फॉर कंट्री ए 5 यूनिट्स ऑफ 1 आर इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑफ 2। फॉर कंट्री ए 5 यूनिट्स ऑफ 1, 5 यूनिट्स ऑफ 1 आर इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑफ 2, यानी 1 यूनिट ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2, तो 1 और 2 हो जाएगा हाफ। फॉर कंट्री बी 10 यूनिट्स ऑफ 1 आर इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑफ 2, यानी 1 यूनिट ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू हाफ यूनिट ऑफ 2। तो गुड 1 गुड 2 कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए के लिए यूनिट 1 एक यूनिट, गुड 1 की 1 यूनिट 2 यूनिट्स के बराबर है, गुड 2 हाफ के बराबर है। कंट्री बी के लिए गुड 1 की 1 यूनिट हाफ यूनिट के बराबर है और गुड 2 की 1 यूनिट 2 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, तो क्लियरली कंट्री बी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2। यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं लिखे, मैं साथ में लिख देता हूँ, 2 यूनिट्स ऑफ 1 हाफ यूनिट्स ऑफ 2, हाफ यूनिट्स ऑफ 1, उल्टा लिख दिया, 2 यूनिट्स ऑफ 2 हाफ, ये हाफ यूनिट ऑफ 1 है, नंबर्स उल्टा लिख दिया मैंने। ये हाफ यूनिट्स ऑफ 2 है और यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ 1 है।
तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं गुड 1 बनाने में किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, कंट्री बी की कॉस्ट कम है, और गुड 2 बनाने में कंट्री ए की कॉस्ट कम है। तो कंट्री बी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2 इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 1 एंड कंट्री ए हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड 2। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड बी 1 यूनिट। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी, तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। 1 unit of good 1 is traded for at least half units of good 2 and at most 2 units of good 2। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है गुड 1 की, या गुड 2 की निकाल दो, बात वही है। ठीक है, तो इस रेंज में ट्रेडिंग होगी जो म्यूचुअली एडवांटेजेस होगा, हाफ से 2 के बीच में, यानी 1-1 कर लें, अगर 1 यूनिट देकर 1 यूनिट ले लें तो दोनों को फायदा हो जाएगा। फिर उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, बस टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछा है। फिर इसलिए मैं 1-1 भी नहीं बोल रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ हाफ यूनिट ऑफ 2 से 2 यूनिट्स ऑफ 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं एकदम मिड पॉइंट पर ही हो, कहीं भी हो सकता है, वो दोनों की अपनी अपनी बार्गेनिंग पावर पर है। फिर वो कह रहा है टोटल वर्कर्स इन ईच कंट्री इज 1000, व्हाट इज पर यूनिट इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर ए एंड बी। बहुत आसान है सर, देखिए गुड 1 गुड 2 कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए जब गुड 1 बनाती है तो गुड 1 की वो 5 यूनिट बना पाती है। 1000 वर्कर अगर 5 यूनिट बनाते हैं तो 1 यूनिट में कितने वर्कर चाहिए, 200 वर्कर। लिखेंगे इस बात को, कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स if it devotes all its resources, which means 1000 workers produce 5 units. So for 1 unit 200 workers are required, 200 workers per unit। इसी तरह से कंट्री ए जो है जब वो गुड 2 बनाती है तो 10 यूनिट्स बना पाती है। सो सिमिलरली कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2। So 1000 workers produce 10 units of good 2 means for each unit 100 workers are required. So 100 workers per unit। अब B के लिए आ जाइए, कंट्री B अगर गुड 1 बनाती है तो उसके वो 10 यूनिट्स बना पाती है। 1000 वर्कर्स बनाएंगे, 10 यूनिट्स पर वर्कर क्या चाहिए, 100 वर्कर्स, 100 वर्कर्स पर यूनिट। और कंट्री बी जब गुड 2 बनाती है सिर्फ 5 यूनिट बना पाती है, उसको चाहिए होंगे 200 वर्कर्स पर यूनिट। और कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं जी खत्म। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको और करके दिखाए हैं वर्कशीट में से, होपफुली आप समझ गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता, मैंने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस कर दिए हैं पिछले लेक्चर में, और इसको मिलाकर आप देखेंगे तो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो होपफुली अब आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चली अभी भी, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डाउट सेशन जिंदाबाद, आइए पूछिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।